दोस्तों, राजीव की शादी पूर्वी के साथ तय हुई थी। दहेज की बात तय हुई थी। 40 लाख रुपए पूर्वी के पिता दहेज देने वाले थे और बहुत बड़े धूमधाम से ये शादी होने वाली थी। लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे से मिलना मिलाना शुरू किए, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किए। दोनों परिवार अपने लड़के को लड़की को रोक रहा था। उसके बाद दोनों ने कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि लड़की ने जहर पी लिया। पूर्वी जहर पी चुकी थी। ये वीडियो कॉल पर अपनी आंखों से राजीव ने देखा था। आखिर क्या होने वाला था और क्या थी इस मामले की सच्चाई, आइए देखते हैं। ये फरेब के जाल का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने इसके पहला एपिसोड नहीं देखा तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पहले फरेब का जाल एपिसोड 1 देखिए, उसके बाद ये देखिए। ये दूसरा एपिसोड है। मैं हूं भारत जायसवाल। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूं अपनी ही लिखी हुई वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो शुरू करते हैं ये कहानी। वीडियो कॉल पर अपने सामने पूर्वी को जहर पीते देखकर राजीव पूरी तरह परेशान हो चुका था। वह अपने घर वालों को भी, माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया और घर से निकला, बाइक लेके सीधे वहां पहुंचा। वहां दरवाजे पर ताला बंद था। पड़ोस का दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं। और उस पड़ोसन ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की तबीयत पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बाहर निकले, भाग भाग कर मुझसे पूछा कि आसपास कोई टैक्सी वाला तो नहीं रहता, टैक्सी चाहिए। और फिर रोड पर से जाकर टैक्सी लेकर आए। टैक्सी में अपनी लड़की को डाला, छोटी बेटी को डाला और लेकर हॉस्पिटल गए। राजीव पूछता है कौन से हॉस्पिटल। पड़ोसन कहती ये तो बताकर नहीं गए कि किस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। अब राजीव परेशान हो जाता है। वहां आसपास जो हॉस्पिटल है वहां जाकर पूछता है, पता करता है। रात को 2-3 बज जाते हैं, कुछ पता नहीं लग पाता। फिर वो वापस आकर घर के बाहर दरवाजे पर बैठ जाता है, इस इंतजार में कि शायद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद वो आए। लेकिन अंदर से डरा हुआ है कि अगर पूर्वी को कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। वो मन ही मन पूर्वी से प्यार भी करने लगा था, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। और आखिर रात को 4 बजे एक टैक्सी आती है। टैक्सी से उसके पिता उतरते हैं, जो राजीव को देखते ही भड़कते हैं कि अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ, क्या लेने आए हो, क्यों आए हो यहाँ। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, बदनाम करके रख दिया उसे। ये पूरा मोहल्ला ये समझता है कि तुम्हारा और मेरी बेटी का अफेयर है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और अब मेरी बेटी किसी और के घर की दुल्हन भी नहीं बन सकती। ये कहता है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे पूरी बात तो बताइए। वो अपनी बेटी को लेकर अंदर लेकर जाते हैं। अंदर ले जाकर उसे लिटाते हैं। वो थोड़ी थोड़ी होश में है और रो रही है। उसके साथ उसकी छोटी बहन दिव्या उसे संभाल रही है। और राजीव के पूछने पर श्रीधर पटेल बताते हैं कि दरअसल वो जिस प्लॉट को बेचकर शादी करना चाहते थे, आज से 15 साल पहले उन्होंने 30 लाख में वो प्लॉट खरीदा था। लेकिन आज वो प्लॉट 1.5 करोड़ का हो चुका है। और इसीलिए जिसने प्लॉट बेचा था उसी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया उस जमीन के ऊपर। वो केस चल रहा था, अदालत में सब कुछ साबित हो चुका है कि वो प्लॉट मेरा है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मैंने उसे खरीदा है। सब कुछ कोर्ट में साबित हो चुका है और मैं सोच रहा था कि फैसला आ ही जाएगा। लेकिन कल अदालत ने अगली तारीख दे दी, वो भी दिसंबर की। मैंने तुम्हारे पिता को फोन किया था कि पैसा तो आपको मिलेगा ही, शादी हो जाने दीजिए, दिसंबर में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मैं वो प्लॉट बेच के आपको 40 के बजाय भले 50 लाख दे दूंगा। आप चाहे तो जो भी पता करना हो कर लीजिए, मेरा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। लेकिन तुम्हारे पिता ने साफ साफ कह दिया कि अगर पैसे नहीं पहुंचे तो ये शादी नहीं होगी। आकर मिलिए और खत्म कीजिए इस रिश्ते को। या तो 40 लाख लेकर आइए या खत्म कीजिए। क्या करूं मैं बेटा, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बदनाम हो गई, तुम्हारे साथ इसका नाम जुड़ चुका है। कल वहां से लौटने के बाद मैंने इसे कुछ नहीं बताया। पहले दिन तो मैंने इसे बताया नहीं, लेकिन शाम को इसे बताया। रोती रही। फिर ये बाहर गई, वापस लौटी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये रेड पॉइजन लेकर आई है, चूहे मारने वाली दवा जहर लेकर आई है। और चूहे मारने वाला जहर पी लिया इसने। अगर मैं घर पे नहीं होता तो शायद मेरी बेटी दुनिया में नहीं होती। चले जाओ यहां से, तुम चले जाओ। अब राजीव शर्मिंदा होकर वहां से निकलता है, अपने घर पहुंचता है। दूसरे दिन अपने पिता से बात करता है। कहता है पापा वो शादी करनी पड़ेगी, उस लड़की को हम मरने तो नहीं दे सकते, किसी भी तरह ये शादी करनी पड़ेगी। पैसे की बात है, वो बोल तो रहे हैं कि दिसंबर में उनके कोर्ट का फैसला आ जाएगा और वो पैसे दे देंगे। तो रमाकांत पटेल कहते हैं कि ऐसे ऐसे नाटक बहुत देखे मैंने। उनको बेटी की शादी करनी है तो इंतजाम भी करेंगे। जैसे हमें कह रहे हैं कि बाद में दे देंगे, उसी तरह किसी और को भी बना लेंगे। वो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम शादी कर रहे हैं, मजाक नहीं है। और मुझे अनुभव है कि कैसे बात करना चाहिए और कैसे मामला सेट होता है।
चाहे जो भी हो, मैंने जो फैसला कर लिया है कि शादी होगी तो उसी आधार पर जो तय हुआ था, वरना ये शादी नहीं होगी। अब राजीव पूरी तरह डिस्टर्ब हो उठता है और अपने पिता से कहता है कि आप लोग शायद मुझे यहां चैन से रहने नहीं देंगे, शर्म से मुझे ये जगह ही छोड़नी पड़ेगी। तो बाप उसके ऊपर भड़कता है, दोनों के बीच अच्छी तकरार हो जाती है। उसके बाद लड़का ड्यूटी पर जाता है, वहां से वापस लौटता है। हाँ, पिता उसके बताते हैं कि कल शनिवार है, कटरा पे चले जाना, जाके किराया वसूल कर लेना सबसे, और जो भी किराया मिले मेरे बैंक में ले जाके अकाउंट में जमा कर देना। कहता है ठीक है पापा, मैं कर दूंगा। रमाकांत पटेल उनसे लड़की के बाप से बात करते हैं कि आपको जो भी फैसला करना है जल्दी फैसला कीजिए और बताइए कि करना क्या है, ये शादी होनी है या नहीं, क्योंकि अभी कार छपवाना है, सारा काम, सारी तैयारियां बाकी है और आपने मुझे अधूरे में लटका के रख दिया है, करना क्या है। वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही आपको बताता हूँ, मैं कैसे इंतजाम में लगा हूं मुझे। और वो बात वहां खत्म हो जाती है। उसी रात बेटा घर ही नहीं लौटता, राजीव घर नहीं लौटता। अब माँ बाप सोच रहे हैं कि आखिर गया कहां। उसको फोन करते हैं लड़की के बाप को कि मेरा बेटा राजीव क्या आपके यहाँ आया है? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आया। अब दूसरी जगह फोन करते हैं, उसके दोस्तों को फोन करते हैं, लेकिन कहीं राजीव का पता नहीं। दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन बीत जाता है, इसलिए इनको शक होता है कि 40 लाख की वजह से ये शादी टूटने वाली थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव लड़की को भगा कर ले गया हो, कहीं जाके दोनों ने शादी कर लिए हो सकता है कि इसमें लड़की के बाप की भी सहमति हो क्योंकि वो 40 लाख दे नहीं सकता। ये सब कुछ समझने के बाद रमाकांत पटेल सीधे उसके घर पहुंचते हैं और लड़की के बाप को कहते हैं कि तुम अगर कोई खेल खेल रहे हो, अगर फरेब का जाल रच रहे हो, तो समझ लेना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मुझे शक है कि तुमने अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे को भगाया है, तुमने ही उसका आकर उसे भागने पर मजबूर किया है और वो तुम्हारी बेटी को लेकर भागा है। श्रीधर पटेल वो कहते हैं कि वैसा ही करना होता तो धूमधाम से शादी की बात नहीं करता, 40 लाख देने की बात नहीं करता। मैंने तो बारात संभालने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू कर दी है, और आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। आपका बेटा अगर कहीं गायब हो गया है, चला गया है, तो उसे ढूंढिए, ये आपके ही नहीं मेरी इज्जत का भी सवाल है। और रही बेटी की बात, तो मेरी बेटियां अपने घर पे हैं, सही ढंग से है। और तब तक अंदर से पूर्वी और दिव्या दोनों आती है, दोनों उसी घर में है। रमाकांत पटेल घर में घुस के चेक करते हैं चारों तरफ, कहते हैं कि श्रीधर पटेल कहते हैं कि आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, छानबीन करवाइए, जो करना है कीजिए, मेरे आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या वो कभी आया था, नहीं आया। आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मेरी बेटी का नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बेटी का नाम आया तो फिर उल्टा आपका बेटा फंसेगा। अगर मेरी बेटी बदनाम हुई तो पॉक्सो एक्ट लगवाऊंगा उसके ऊपर। ये पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जो कम उम्र की लड़की, अगर नाबालिग लड़की के साथ किसी लड़के ने कोई संबंध बनाया, कोई बात की, उसके साथ भागा, उसे बहकाया, उकसाया, तो ये एक्ट उसके ऊपर लगता है। और इतना खतरनाक एक्ट है कि जल्दी जमानत नहीं होती। इसमें नाबालिग लड़कियों का शोषण पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अब ये सुनकर रमाकांत पटेल और भी घबरा उठते हैं, वो वापस लौट आते हैं। अब अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह गायब हो चुका है। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अब रमाकांत पटेल की मजबूरी ये है कि पुलिस में रिपोर्ट तो करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में खुलकर नहीं बता पाते कि ये लड़के लड़की के प्यार की वजह से वो भागा है। वो यही कहते हैं कि मेरा बेटा है और वो रेलवे में इंजीनियर है। शनिवार को घर से निकला था, कटरा पे जाके सारे दुकानदारों से किराया वसूल के बैंक जाने वाला था। बैंक में पैसे तो उसने जमा कर दिए हैं, मुझे मैसेज आ गया, लेकिन उसके बाद उसका पता नहीं। अब इंस्पेक्टर, वहां का जो दरोगा है, वो इस मामले की तफ्तीश शुरू करता है, छानबीन शुरू करता है, पता लगाने की कोशिश करता है। उसका राजीव का मोबाइल बंद है लगातार, कहां आखिरी लोकेशन उसका क्या था, कहां बंद हुआ मोबाइल। पता लगता है कि बैंक तक तो हो गया था, बैंक में तकरीबन 1.5 घंटे तक रुका रहा। उसके बाद वहां से निकला था और उसका मोबाइल आखिरी लोकेशन, उसके मोबाइल का जो आखिरी लोकेशन है वो है सूर्यावा रोड पर, बनारस से 20 किलोमीटर। तो वहां वो क्या करने गया था, वहां जाके उसका मोबाइल ऑफ हुआ है, वहां क्यों गया होगा, वो किस लिए?
पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लड़का गुमशुदा हो चुका है, गायब है, दिन गुजर रहे हैं। आखिर लड़की के पिता आकर और बोल देते हैं कि आपके बेटे ने तो हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। मैं 40 लाख का इंतजाम कर लिया हूं, लेकिन अब आपका बेटा कहां है, उसे लाइए। आपकी वजह से आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया और मेरी बेटी बदनाम होकर रह गई है। मुझे भी ये जगह अब छोड़ना पड़ेगा। शायद सर उठाकर उस मोहल्ले में तो नहीं रह सकता। तो ये शादी टूट जाती है। वहां के दरोगा सत्यनारायण सिंह जब छानबीन शुरू करते हैं तो उन्हें सारी बात पता लग जाती है कि शादी तय हुई थी। इस बारे में जब वो रमाकांत पटेल और उनकी पत्नी से पूछताछ शुरू करते हैं तो आखिर रमाकांत पटेल को सारी कहानी बतानी पड़ती है कि पूर्वी नाम की लड़की है जिसके साथ हमने शादी तय की थी और शादी के दहेज का मामला था, जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया। बेटे का मुझसे झगड़ा हुआ और उसके बाद से ही वो गायब है। वो पूरी बात बताते हैं कि दरअसल लड़की के बाप ने वादा किया था कि वो हमें 40 लाख रुपए दहेज में देगा, क्योंकि शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होनी थी और ये एक इंटरनल बात थी। लेकिन उनके जिस प्लॉट को बेचकर वो हमें 40 लाख देने वाले थे, वो कोर्ट से वो उस प्लॉट के बारे में फैसला ही नहीं हो सका और वो फैसला टल गया दिसंबर तक के लिए। तो उनका फोन मेरे पास आया था कि अभी नहीं दे पाऊंगा, शादी कर लीजिए, दिसंबर में कोर्ट का फैसला आया तो मैं उस प्लॉट को बेचकर आपको पैसे पहुंचा दूंगा। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने वैसे ही धमकाया उनको कि नहीं, आप पैसे देंगे तभी शादी होगी। और इसी वजह से बात इतनी बढ़ गई कि बेटा घर छोड़ के चला गया। अब दरोगा सत्यनारायण सिंह परेशान है कि आखिर राजीव का पता लगाएं तो कैसे, कहां पता लगाएं। उसके बाद वो इसी बात का जिक्र अपने एसपी से करते हैं। एसपी का अभी 2 महीने पहले ही जौनपुर से ट्रांसफर हुआ है। तो जौनपुर से ट्रांसफर होकर वो बनारस आए हैं दरोगा सत्यनारायण सिंह, और वो उन्हें बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा मामला आया है, लड़के लड़कियों का क्या चक्कर है आजकल। शादी तय हो रही थी और बाप ने मना कर दिया। बाप ने ही शादी तय की, बाप ने मना किया, वहां कोर्ट का फैसला नहीं आया, इसलिए प्लॉट नहीं बिका, तो उन्होंने 40 लाख दहेज नहीं दिए और लड़का खुद घर से भाग गया। ये सुनकर एसपी चौंकते हैं, कहते हैं कैसी कहानी बता रहे हो। और अब दरोगा सत्यनारायण हैरान होते हैं कि बात क्या है सर, ये तो आम बात है कि लड़की के बाप का कोर्ट का फैसला नहीं आया, इसलिए वो प्लॉट नहीं बेच पाया, इसलिए वो 40 लाख नहीं दे पाया। शादी टूटे की कगार पर आ गई और लड़का लड़की इसी बीच एक दूसरे के करीब आ चुके थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए लड़का बाप से झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया। अब वो कहां गया है ये पता करना है हम लोगों को। और एसपी कहते हैं कि जो कहानी तुम बता रहे हो, यही कहानी 1 साल पहले मैं सुन चुका हूं। मछली शहर में ये घटना हुई थी, जौनपुर के मछली शहर में। मुझे उस आदमी का नाम पता, सब पता है। हाँ, उसे बुलाओ पहले। और यहां दरोगा सत्यनारायण सिंह हैरान हो उठते हैं कि एक ही कहानी 2 जगह, कैसे, क्या था मामला, क्या था ये फरेब का जाल। इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आखिरी एपिसोड में, जो होगा इस कहानी का तीसरा और अंतिम एपिसोड। ये आखिरी एपिसोड होगा जिसमें आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन था वो जो फरेब का जाल रच रहा था, इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या थी, ये फरेब का जाल किसने बुना और कैसे कैसे फंसाया गया। आज के दौर में क्या इस तरह के भी फरेब के जाल बुने जा सकते हैं? सुनकर आप हैरान होंगे। तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।